भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। कृषि दर्शन कार्यक्रम साल दर साल आप तक लगातार कृषि जगत से जुड़ी जानकारियां पहुंचाता आ रहा है और ये सिलसिला इसी तरह जारी है। हमेशा की तरह आज के कार्यक्रम में फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे मेरा गांव मेरा गौरव की। जी हां, सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हमारे किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, उनकी आय में वृद्धि हो, जो तमाम समस्याएं हैं वो दूर हो और विकास की रफ्तार तेज हो सके। आपको बताएंगे कि इस तरीके से हरियाणा के जींद और करनाल जिले के 5 गांव की तकदीर बदल गई। यहाँ के मछली पालकों को काफ़ी समस्या आ रही थी, मछलियाँ लगातार मर रही थी, उनका वजन नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में इस योजना के तहत उनकी समस्याओं को दूर किया गया और आज इन 5 गांव की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। हरियाणा के जींद में एक जगह धधरा, यहाँ करीब 12.5 एकड़ क्षेत्र में फैला है विशाल मछली फार्म। इसमें कॉर्प मछलियों के अलावा इंडियन मेजर कॉर्प यानी IMC, कतरा, रोहू और मृगल जैसी प्रजातियां पाली जाती हैं। लेकिन किसान मछलियों में फैल रही बीमारियों से परेशान थे। उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर 2 बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिससे बहुत सी मछलियां मर गईं। मृत मछलियों के जांच में बलगम और गलफड़ों संबंधी बीमारियां निकलकर सामने आई। वैज्ञानिकों ने पाया कि मछलियों के फेफड़ों पर एंकर वॉर्म यानी लंगड़ा कीड़ा चिपका हुआ दिखाई दिया। ये कीड़ा मछलियों की बाहरी सतह पर भी नजर आया। इससे मछलियों को भूख लगना बंद हो गई और वे काफी कमजोर हो गयीं। इन हालात में मेरा गांव मेरा गौरव योजना धतराह की मछलियों पालकों के लिए नई उम्मीद लेकर आया। ये भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है। इसका उद्देश्य खेती और उससे जुड़े व्यवसायों में अनावश्यक लागत को कम करना और कृषि आय को बढ़ाने में मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के करनाल में स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम ने जींद और करनाल जिले के 5 गाँवों को गोद लिया। ये टीम संकटग्रस्त किसानों की आय में विविधता लाने के लिए मछली पालन को बढ़ावा दे रही है। वैज्ञानिकों ने मछली पालकों को पानी की सतह के ऊपर साइपरमेथ्रिन का उपयोग करने की सलाह दी। इसका असर हुआ और कुछ ही दिनों बाद मछलियों का वजन बढ़ गया। दूसरी बीमारी की तरह मछलियों के पंखों, गलफड़ों और अंदरूनी हिस्सों में खून का रिसाव देखा गया। जांच में पता चला कि पानी की गुणवत्ता में खराबी के चलते मछलियों में तनाव और संक्रमण हो गया है। यही तनाव और संक्रमण इस समस्या की वजह बना। इसके रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने 1 हफ्ते में 3 बार तालाब पर 0.1 ppm CIFAX का इस्तेमाल की सलाह दी। दूसरी ओर किसान मछलियों के बेहतर विकास के लिए एंटीबायोटिक्स और दूसरे रसायनों का उपयोग कर रहे थे। इन रसायनों से कोई खास लाभ नहीं हो पा रहा था और मछली पालन की लागत भी बढ़ रही थी। MGMG टीम के सलाहकारों ने किसानों को जो सलाह दी उससे मासिक लागत में न सिर्फ 53% की कमी आई बल्कि किसानों का शुद्ध लाभ भी बढ़ा। कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों में किए गए इस तरह के छोटे छोटे प्रयास किसानों की आय दुगनी करने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो अभी आपने देखा मेरा गांव मेरा गौरव के तहत 5 गांव को गोद लिया गया और वहां के मछली पालकों की समस्या को दूर किया गया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। मार्च माह में गर्मी में होने वाले रोगों के प्रति विशेष ध्यान रखना और सावधानी बरतनी चाहिए।
पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, FMD, एंथ्रेक्स, रेबीज एवं अन्य रोगों का टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो अवश्य करा लें। पशुओं के दूध उत्पादन में कमी हो रही हो तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्शानुसार आवश्यक जांच जरूर करवानी चाहिए। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, बने रहें कृषि दर्शन के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए नरेंद्र सिंह से, जिन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी हां, अपने जीवन के कई साल उन्होंने पशुओं की सेवा में लगा दिए हैं और उनकी इसी भूमिका को सराहते हुए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी। पानीपत जिले के गांव डिडवाड़ी निवासी नरेंद्र सिंह द्वारा मुर्रा व साहिवाल नस्ल को संरक्षित करने पर भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। नरेंद्र सिंह को बचपन से पशुओं की देखभाल व लगाव का शौक था। शुरुआत से ही उनका ज्यादातर समय पशुओं की बेहतर ढंग से देखभाल करने में बीतता था। चूंकि वो किसान के साथ पंचायत विभाग में ग्राम सचिव भी हैं, ड्यूटी के बाद पशुओं की देखभाल के समय यही प्रयास रहता था कि कुछ पशुओं के हित में भी किया जाना चाहिए। करीब 20 साल पहले नरेंद्र सिंह ने 10 पशुओं के साथ गांव में अपने प्लॉट पर डेयरी की शुरुआत की थी। अब भैंस, झोटे व सांड समेत आज उनकी डेयरी फार्म पर करीब 150 पशु हैं। नरेंद्र सिंह को वर्ष 2013 व वर्ष 2015 में राष्ट्रीय अवार्ड, 2017 में गोपाल रत्न अवार्ड व वर्ष 2018 में मुर्रा रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नरेंद्र सिंह के फार्म की खास बात यह है कि मुर्रा नस्ल की सुंदरता को देखने के लिए विदेशी भी यहाँ आते हैं। तभी तो कोलंबिया के राजकुमार समेत इनकी डेयरी का कई देशों के प्रतिनिधि दौरा कर चुके हैं। इनकी मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में चैंपियन रह चुकी है। वहीं छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा। इन्हें खरीदने विदेशों से भी लोग आ चुके हैं। हालांकि इन पशुओं का दाम बढ़ चढ़ कर लगाया जा रहा है, पर फिलहाल इन्होंने इन्हें बेचने से मना कर दिया है। मुर्रा नस्ल का झोटा घोलू, प्रिंस व शहंशाह समेत भैंसों की ख्याति देश भर के अलावा विदेशों में छाने के बाद करीब 5 वर्ष पहले उनकी डेयरी पर कोलंबिया के राजकुमार समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने विजिट कर पशुपालन की तकनीक को नजदीक से जाना था। उनकी डेयरी के हरियाणा साहिवाल सांड, नंदी व मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में प्रथम रहकर चैंपियन बनी व छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा है। पशुपालन सदा से फायदे का सौदा रहा है। अगर किसान नई तकनीकों और सूझबूझ से करें तो इस क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। साथ ही अपनी आय भी दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकता है। पशुपालक नरेंद्र सिंह का मानना है कि पशुपालन व्यवसाय को अगर बदलते समय की तकनीक के साथ अपडेट कर दिया जाए तो पशुपालन कभी भी घाटे का सौदा साबित नहीं हो सकता।
इस भाग में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद के मत्स्यिकी विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर जयकृष्ण जैना से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मछली पालन में तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे ज्यादा लाभ लिया जा सकता है, साथ ही नुकसान की आशंका भी कम होती है। तो आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। आप देखेंगे लास्ट 7 दशक में 70 साल में जो प्रोडक्शन 18 गुना बढ़ा है, जो 7.5 मिलियन लाख टन से आज हम बोल रहे हैं 140 लाख टन। ये सब पॉसिबल है जो हमारा जो किसान भाई ने खेती से तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा टेक्नोलॉजी हम निकास करते हैं हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे कार्प कल्चर हुआ, कैटफिश कल्चर हुआ, श्रिम्प झींगा पालन हुआ, सब के विषय में जो शोध होता है, वो शोध से जो ज्ञान निकल के आता है वो टेक्नोलॉजी और फार्मर के पास पहुंचता है। ये जो तो हमारा जो 8 इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करते हैं, जो एक्वाकल्चर के ऊपर करते हैं, 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं पूरा एक्वाकल्चर के साथ जुड़े हैं, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एंड ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर 2 इंस्टीट्यूट है, और जो CMFRI है वो तो मछली जो समुंदर से कैसे पकड़ेंगे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके अलावा भी मेरीकल्चर के ऊपर काम करते हैं जो समुंदर में खेती होता है। ये सब टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है आज के दिन में, ये संभव हुआ है। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से मछली पालन को और बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसानों के उत्थान के लिए और कृषि के क्षेत्र को और गति देने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं और इस बार भी कृषि का क्षेत्र पशुपालन फोकस में रहा। आइए जानते हैं विशेष तौर पर पशुपालन को लेकर क्या कुछ रहा इस बार के बजट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के बजट पिटारे से गांव, कृषि और किसान के लिए काफी कुछ निकला है। सरकार कृषि और किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। बजट में 2022 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा ई-नैम के तहत 1000 और मंडियों को लाया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की बात बजट में कही गई। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। इसी क्रम में 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार करने की बात बजट में कही गई है। ये 5 हार्बर कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटू आघाट में बनाए जाएंगे। चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बचे हुए 4 राज्यों में जल्द ही लागू होगी। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि के क्षेत्र को गति तभी मिल सकती है जब बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए, और इस बात को समझते हुए कृषि अवसंरचना कोष की भूमिका और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको लेकर सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीतगृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। अब बात करते हैं मोबाइल ऐप के बारे में। जी हाँ, आज के दौर में हमारे किसान इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस भाग में हम आपको बताते हैं अलग अलग कृषि संबंधी मोबाइल ऐप्स के बारे में, ताकि हमारे किसान तमाम तरह की जानकारियां हासिल कर सकें। तो आइए आपको बताते हैं आज ई गोपाला ऐप के बारे में। हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। गांव में तो आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुपालन से आता है और इसीलिए पशुओं को पशुधन कहा जाता है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी क्रम में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है। ई गोपाला ऐप किसानों और पशुपालकों के लिए काफी काम का है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलेगी। इससे डेयरी किसानों को भी फायदा होगा। इस ऐप से उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारियां मिल जाएंगी। यह ऐप उनकी मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। इससे किसानों, पशुपालकों को उच्च कोटि के वीर्य, भ्रूण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय आहार संसाधनों से संतुलित राशन तैयार करने की भी जानकारी इस ऐप के जरिए मिल सकेगी। ई गोपाला ऐप पर आयुर्वेद, पशु चिकित्सा और कम लागत के औषधि उपचारों की भी जानकारी उपलब्ध रहेगी।
सरकार के इस कदम से न सिर्फ हमारे गांव बल्कि हमारे पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पशुपालकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद 6 विकल्प दिखाई देंगे। मेरा पशु आधार विकल्प में किसान अपने नए पुराने पशु की जानकारी देख सकते हैं और नए पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अलर्ट्स में किसानों को पशु के टीकाकरण की तारीख जैसी सूचनाएं भी मिलेंगी। और आइए अब देख लेते हैं मौसम रिपोर्ट, यानी आने वाले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल और उसके अनुसार कौन कौन सी कृषि संबंधी गतिविधियां हैं जिसका ध्यान हमारे किसान रख सकते हैं। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बारिश संभव। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार। गुरुवार को उत्तराखंड में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना। गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात के आसार। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बरसात का अनुमान। असम और मेघालय में गुरुवार को कुछ जगह बरसात के आसार। शुक्रवार को बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बारिश की संभावना। गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश संभव। गुरुवार को केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो मंडी भाव पर नजर रखें। तो आइए देखते हैं मंडी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में गेहूं का भाव 1668 रुपए से 1780 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फतेहपुर मंडी में भाव 1650 रुपए से 1680 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। नौगढ़ मंडी में भाव 1690 रुपए से 1710 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बस्ती मंडी में गेहूं का भाव 1630 रुपए से 1740 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और आइए अब नजर डाल लेते हैं ट्विटर प्लेट पर, जिसमें हम आपको कृषि और पशुपालन से संबंधित ट्वीट्स दिखाते हैं। और आज विशेष तौर पर पशुपालन से जुड़ा हुआ ट्वीट हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए नजर डालते हैं ट्विटर प्लेट पर। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं, अगर कोई सवाल हैं, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। हमें आपके सुझाव, आपके पत्र, आपके ईमेल्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं, हमारे किसान उनका जरूर उपयोग करेंगे। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।